पिछली कक्षा में हमने अभिप्रेरणा की विस्तृत अध्ययन किया और आज की कक्षा में हम आपको प्रेरक के बारे में बताएंगे कि प्रेरक होते क्या हैं। वास्तव में प्रेरक अभिप्रेरणा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बिना प्रेरकों की उपस्थिति के प्रेरणा नहीं हो सकती। तो आइए समझते हैं प्रेरक का अर्थ। मानव के प्रत्येक कार्य और व्यवहार के मूल में जन्मजात, स्वाभाविक और अर्जित प्रवृत्तियां छिपी होती हैं। ये ही व्यवहार को प्रेरणा देती हैं, इसलिए इसे प्रेरक कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मानव व्यवहार में मूल प्रेरक वृत्ति विद्यमान रहती है, जिसे प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करता है। तो ये तो था प्रेरक का अर्थ। प्रेरक वास्तव में वह वस्तु होती है जो अभिप्रेरणा को बढ़ाती है। जैसा कि अभी मैंने पहले आपसे बताया कि बिना प्रेरक की उपस्थिति के प्रेरणा नहीं मिल सकती, और जब प्रेरणा नहीं मिलती तो व्यक्ति अधिगम के लिए अभिप्रेरित नहीं हो पाता। आइए चलते हैं प्रेरक की कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं। शेफर तथा अन्य के अनुसार प्रेरक क्रिया की ऐसी प्रवृत्ति है जो अंतर्नोद में उत्पन्न होती है। शेफर के अनुसार प्रेरक क्रिया की ऐसी प्रवृत्ति है जो अंतर्नोद में उत्पन्न होती है। आइए कुछ अन्य परिभाषाएं हैं। जैसे गेट्स व अन्य के अनुसार प्रेरकों के विभिन्न स्वरूप हैं और इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्तियां, रुचियां, अस्थायी उद्दीपक और इसी तरह के अन्य नाम। मतलब प्रेरक जो होती हैं वे आवश्यकताएं होती हैं, उनको हम आवश्यकताएं कहते हैं। इच्छाओं को भी हम प्रेरक कहते हैं। तनाव, स्थितियां, प्रवृत्तियां, रुचि, उद्दीपक और कई ऐसे नाम हैं जो प्रेरकों से ही संबंधित होती हैं या जिनको हम प्रेरक ही कह सकते हैं। वुडवर्थ के अनुसार, ये परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार, कि प्रेरक व्यक्ति की वह अवस्था तथा तत्परता है जो किसी व्यवहार को करने के लिए एवं किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। प्रेरक क्या होता है वुडवर्थ के अनुसार, कि व्यक्ति की वह अवस्था है और वह तत्परता है जो किसी व्यवहार को करने के लिए, वह किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को निर्देशित करता है। मतलब व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरक कार्य करता है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार प्रेरक हमारी आधारभूत आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वे शक्तियां हैं जो व्यवहार को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती हैं। इनके अनुसार भी प्रेरक जो हैं वो वे शक्तियां होती हैं या प्रेरक वे शक्तियां हैं प्रेरक वे शक्तियां हैं जो व्यवहार को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती हैं। मतलब प्रेरक क्या है? एक शक्ति है जो व्यक्ति के व्यवहार को उचित दिशा और उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता देती है। आइए चलते हैं प्रेरकों के वर्गीकरण। प्रेरकों का वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। तो इसमें पहला जो दिया है वह है मैस्लो के अनुसार। मैस्लो ने प्रेरकों को दो भागों में बांटा है। सबसे पहले जन्मजात अभिप्रेरक, दूसरा अर्जित अभिप्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरकों में भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम, ये कुछ ऐसे अभिप्रेरक हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि। इसके बाद जो है अर्जित अभिप्रेरकों में ऐसे अभिप्रेरक जिनका हम अर्जन करते हैं, जिनको हम कमाते हैं, वह है आदत, रुचि, आकांक्षा, अभिवृत्ति आदि। गैरेट के अनुसार
देखिए, गैरेट ने अभिप्रेरकों को 3 क्रम में बांटा है। पहला है जैविक अभिप्रेरक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, तीसरा है सामाजिक अभिप्रेरक। तो जैविक अभिप्रेरक में वही भूख, प्यास, काम आदि को इन्होंने सम्मिलित किया है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों में भय, क्रोध, प्रेम, दुख, आनंद को इन्होंने सम्मिलित किया है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक में। सामाजिक अभिप्रेरक में सामुदायिकता, आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा, रचनात्मकता आदि ऐसे कुछ अभिप्रेरक हैं जिनको हम सामाजिक अभिप्रेरक के नाम से जानते हैं। और अंत में थॉमसन के अनुसार भी 2 प्रकार के अभिप्रेरक होते हैं। पहला होता है स्वाभाविक अभिप्रेरक, दूसरा होता है कृत्रिम अभिप्रेरक। तो स्वाभाविक अभिप्रेरक में क्या होता है कि अनुकरण, खेल, सुझाव, सुख प्राप्ति, प्रतिष्ठा आदि जो है स्वाभाविक अभिप्रेरक होते हैं। और दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरक, जो इसमें सहयोग, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड। तो ये था अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। तो अंत में सिर्फ इतना ही आपको बता दें कि बिना अभिप्रेरकों की उपस्थिति के अभिप्रेरणा नहीं हो सकती, और जब व्यक्ति को अभिप्रेरणा की प्राप्ति नहीं होती तो उससे कोई भी कार्य नहीं होता, या किसी भी कार्य को करने के लिए वह अभिप्रेरित नहीं होता। धन्यवाद।